सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम आप लोगों को शब्द में जो आप लोग को पढ़ाए थे भाग, उसमें आज उसका दूसरा भाग पढ़ा रहे हैं। ध्यान देंगे, दूसरा भाग कहने का मतलब हुआ जो आप लोग को 5 भाग पढ़ाए थे ना, शब्द के भेद विभिन्न आधारों पर, जो 5 आधारों पर बताए थे, उसमें दूसरे आधार पर हम अब आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग को बतलाए थे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। कुछ लोग कहते हैं उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से यानी उसकी नजर से, उसके अनुसार। तो उसमें पढ़ाए थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। तो ध्यान देंगे। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ध्यान देंगे, यहाँ बिंदु दिया हुआ है, यहाँ भी बिंदु दिया हुआ है। अब आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने उस समय लिखा था के आधार पर, यहाँ हमने लिखा है की दृष्टि से। ध्यान देंगे, दृष्टि या आधार, इसके लिए कोई चिंता न करेंगे। जानबूझकर हमने आधार की जगह पर दृष्टि लिख दिया है, ताकि आपको कभी इस तरह किताब में या किसी के द्वारा कहा हुआ जाए तो आपको कोई दिक्कत न हो। अब देखेंगे रूढ़। पहले हम इसकी परिभाषा ले लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तब हम उसके बाद आगे बताएंगे। रूढ़ की परिभाषा, वैसे या वैसा। ध्यान देंगे, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता है,
शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब क्या अर्थ नहीं होता है वो ध्यान देंगे, पहले हम उदाहरण दे देते हैं। जैसे राम, कलम, किताब, आम, रोटी, इत्यादि। ध्यान देंगे, जैसे राम, कलम, किताब, आम, रोटी इत्यादि। परिभाषा को फिर से समझ लेंगे। रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है कोई परिवर्तन फिर से नहीं, कोई बदलाव फिर से नहीं। जो एक बार तैयार हो गया सो हो गया, उसे न टुकड़ा कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। यानी जैसा पहले था वैसा ही ज्यों का त्यों रह गया। उसको टुकड़ा करके, विखंडित करके उसको आप फिर से कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे राम, यदि हम इसे टुकड़ा कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो फिर हम उसका कोई अर्थ नहीं कर पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे अगर जो सामान्य रूप में देखा जाए तो रा है और म है, यदि हम इन दोनों को टुकड़ा कर दिए तो ये भी एक वर्ण हो गया, ये भी एक वर्ण हो गया, दोनों में से किसी का कोई अर्थ नहीं रह गया। तो वैसे शब्द जिसका टुकड़ा कर देने के बाद कोई अर्थ न रह जाए, तो वैसे कोई भी शब्द होंगे, जितने भी आप शब्द लें, जिसका विखंडन करने पर, टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ध्यान देंगे, पहले ही यहाँ लिखा हुआ है रचना या बनावट। रचना माने निर्माण करना। शब्द जब बना रहे हैं तो बनाते समय कितने तरह के शब्द आते हैं, तो 3 तरह के शब्द आते हैं। उसमें जो पहला जो है वह निर्माण की दृष्टि से, जब एक बार निर्माण कर लिया गया, बना बनाया है, और उसको चाहेंगे कि टुकड़े करेंगे तो टुकड़े नहीं हो सकते। तो जिनका टुकड़ा नहीं होगा वैसे जितने भी शब्द आएंगे वे जो सो कि हमेशा 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 जो सो कि रूढ़ रहेंगे। अब कैसे, तो सामान्य रूप में दिख रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, ऐसे सामान्य रूप से 2 अक्षर वाले भी शब्द आते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द भी आते हैं, कई बार तो 4 अक्षर वाले शब्द भी जो होते हैं वे भी टुकड़ा करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए ऐसा ना समझें, जैसे अब यहाँ देखेंगे, अगर तो कहें कि हम इसको इस तरह टुकड़ा करेंगे तो कल, आज कल का दिन के रूप में हम रखते हैं, तो यहाँ कल का तो अर्थ हो रहा है, तो मौ का अर्थ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस तरह कुछ ऐसे शब्द आए जिनको खंडित करने पर कुछ उसका अर्थ होना चाहिए, और खंडन में इसी बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो खंड, खास करके ध्यान रखेंगे कि दोनों खंडों का अर्थ होता है या नहीं होता है। इस रूप में सबसे पहले देखने की जरूरत है। आप इसी तरह से देखेंगे, अगर इधर से कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी टुकड़ा करने पर उसका अर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जिसका मतलब नहीं रहेगा, याद रखेंगे, वे शब्द रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। इसलिए रूढ़ शब्द का एक ही अर्थ याद कर लीजिए सामान्य रूप से, कि जो बदल, टुकड़े करने पर कुछ भी ना हो, रूढ़ पहले से जो चली आ रही है वैसी की वैसी ही वो चली जा रही है, फिर उसमें बदलाव नहीं हुआ है, तो वही शब्द होता है रूढ़। बस अब आगे इसमें अगला जो है वो है यौगिक, उसे देखेंगे।
यौगिक। इसमें कुछ खास नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ नहीं जो था उसी को मिटा दिए। सामान्य रूप में यही याद आप कर लीजिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए इस रूप में। वैसे शब्द जिनका खंड यदि हम करते हैं, टुकड़े करते हैं, बांटते हैं कई भागों में, तो कई भाग में बंटते हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से अधिक हो। तो जैसे ध्यान देंगे, विद्यालय, पाठशाला, दशानन, लंबोदर, पीतांबर, इत्यादि। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पाठशाला, दशानन, लंबोदर, पीतांबर इत्यादि। जैसे अब इसको कैसे काटेंगे, क्या टुकड़ा हो रहा है? आप कहेंगे सर ये सामान्य रूप से, तो ध्यान देंगे सामान्य रूप से कोई कटता है, विखंडित होता है, तो कोई सामान्य रूप से विखंडित नहीं होता है। यदि आप ऐसे करते हैं, विद्या को इस तरफ, लय को उस तरफ करके खंडित करते हैं, ये नहीं। हाँ, ये हो सकता है इस तरह से, पाठशाला, ये सामान्य रूप से विखंडित होगा, लेकिन ये सामान्य रूप से विखंडित नहीं होगा। इतना ही नहीं, यहां भी करेंगे सामान्य रूप से विखंडित, दशानन, कैसे? तो ये भी सामान्य रूप से विखंडित नहीं होगा, ये भी सामान्य रूप से विखंडित नहीं होगा, ये भी नहीं। अब बताइए, तो सिर्फ एक ही? जी नहीं, ऐसे और सारे शब्द हैं। एक मैंने इसका भी दिया उदाहरण, एक और बाकी इसका भी उदाहरण दिया। अब देखिए कैसे, तो याद रखेंगे शब्द रचना के 4 रूप हैं जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। वो 4 रूप से शब्द का निर्माण होता है। वो 4 रूप जो हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ध्यान देंगे, शब्द का निर्माण जो होता है, रचना जो होती है, रचना या बनावट लिखा हुआ है, इसलिए बार-बार इस पर ध्यान देना जरूरी है, तब हम इसे समझ पाएंगे। तो रचना जो होती है, निर्माण जो होता है, वह 4 पद्धतियों से होता है। वो है पद्धति, ध्यान देंगे, वो पद्धति है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो उस पद्धति में से किसी भी पद्धति, चारों में से किसी भी पद्धति का प्रयोग करके हम यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। और इस तरह हम रचना के आधार पर विद्यालय भी जो है, इसको भी विखंडित करेंगे। देखें तो जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा विद्या जोड़ आलय,
पाठशाला, यह संधि नहीं है, ये वर्ण संयोजन के आधार पर रख दिया गया है। दशानन, 10 जोर आनंद, 10 इसमें चला जाएगा और संधि के आधार पर इसको भी विखंडित किया गया है। लंबोदर, इसको भी संधि के आधार पर विखंडित किया गया है। पीतांबर, इसको भी संधि के आधार पर विखंडित किया गया है। और इस तरह संधि के आधार पर विखंडित, इसको हम और आगे बताएंगे कि संधि के आधार पर ही नहीं, समास के आधार पर भी इसका संयोजन किया गया है। संधि के आधार पर भी इसको संयोजित किया गया है, यानी संधि इसमें है और इसमें समास भी है, जो आगे आपको इसकी जानकारी जब मिलेगी विस्तार से तो उस समय इसके बारे में दी जाएगी। इसलिए हम संक्षिप्त में अभी इतना ही हम रख रहे हैं। आपको बता दिए कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि के माध्यम से वर्ण का निर्माण किया जाता है। उसी में यह एक पद्धति, 2 पद्धति का आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो विद्या जोर आलय, यानी 2 शब्द आ गए, विद्या और आलय, पाठ और शाला। कुछ लोग को दिक्कत होगी तो ध्यान देंगे, इसमें शाला जो शब्द होता है वह घर के लिए प्रयोग होता है, जिसमें लोग रहता है। तो उसी तरह पाठ, पाठ जिस घर में रहता है, जहां पर पाठ की जाती है, पाठशाला। विद्यालय, विद्यालय घर है, विद्या का घर, जैसे विद्या का घर है उसी तरह पाठ का घर है, अध्ययन का घर है, इसीलिए शाला शब्द का प्रयोग किया गया है। 10 संख्या है, आनंद मुख को कहा जाता है। लंब, उदर, यहां पर है लंबा पेट, उदर। पीतांबर, पीत पीला, अंबर वस्त्र, इस तरह से इसका प्रयोग किया गया, जो आगे आप विशेष रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल हम अगला चलते हैं और वो है योग रूढ़। ध्यान देंगे, योग रूढ़, वैसा शब्द जिसका खंड इसका खंड किए बिना ही कोई विशेष अर्थ होता है। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे
पीतांबर, दशानन, लंबोदर, वीणा पाणी, नील कंठ, इत्यादि। ध्यान देंगे, वैसा शब्द जिसका खंड किए बिना ही कोई विशेष अर्थ होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, दशानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलकंठ इत्यादि। अब आप एक चीज तो आपको सस्पेंस में डाल दिया होगा कि सर अभी यौगिक में भी पीतांबर लिख दिए थे, यहां तक कि दशानन, लंबोदर, ये तीनों उदाहरण आपने यौगिक में दे दिया, सिर्फ 2 ही उदाहरण तो इसमें बढ़ाए हैं। तो यौगिक में भी चला गया और फिर इसमें कैसे आ गया? यौगिक में भी चला गया तो फिर इसमें क्यों उदाहरण दे दिए? दोनों का उदाहरण एक क्यों? तो परिभाषा फिर 2 क्यों लिखे? ध्यान देंगे, पहले परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद हम इसके बारे में और भी अधिक विस्तृत रूप से समझाएंगे। पीतांबर, अभी हमने जो किया था वो खंडन किया था सामान्य रूप से संधि के आधार पर। संधि विच्छेद करके हमने इसको बांट दिया, पीत जोर अंबर, 10 जोर आनंद, लंब जोर उदर, वीणा जोर पानी और नील जोर कंठ। ये तो दोनों हम लिखे भी नहीं थे, फिर इस 3 को ही। तो अब जब 2 भागों में बांट दिए तो अब क्यों इसको इस पर ला दिए? तो संधि के आधार पर हम बांटे थे उस समय, अब संधि के आधार पर नहीं, समास के आधार पर इसको देखिए। और समास के आधार पर जब हम इसको बांटते हैं तो दूसरा होता है, और यहां पर साफ लिखा हुआ है विशेष अर्थ होना चाहिए। उस समय विशेष अर्थ को नहीं देख रहे थे, उस समय सिर्फ इसके भी खंडन पर हम ध्यान दिए थे, सिर्फ इसके टुकड़े होने पर ध्यान दिए, कैसे टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़े में बटा तो कौन कौन टुकड़ा हुआ, पहला टुकड़ा क्या था, दूसरा टुकड़ा क्या था, सिर्फ हम टुकड़े देख रहे थे। लेकिन हम टुकड़े ही नहीं देख रहे हैं, हम बल्कि इन दोनों को मिले हुए रूप को भी देख रहे हैं, तो और किसी और रूप में देख रहे हैं, सामान्य रूप में नहीं। हम पीतांबर सिर्फ नहीं मान रहे हैं इसको कुछ और मान रहे हैं। दशानन सामान्य रूप में 10 मुख वाला, सामान्य है कि 10 मुख, 10 संख्या मुख सामान्य रूप में, लेकिन हम विशेष अर्थ की ओर देख रहे हैं, तब उस समय यही दशानन अर्थात रावण, यानी बोल रहे हैं दशानन और ध्यान जा रहा है रावण की तरफ। बोल रहे हैं लंबोदर, लंबा जिसका उदर होता है उसे लंबोदर कहते हैं। तो कौन? तो लंबोदर, उस लंबे उदर वाले को नहीं हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम गणेश जी को देख रहे हैं। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो सभी वीणा पाणी कहलाएंगे। और ध्यान दीजिए, नारद जी भी वीणा पाणी में आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहां चलता है? जिसके हाथ में वीणा हो वही होता है। तो यहाँ पर वीणा सरस्वती के हाथ में है, इसलिए नहीं कि सरस्वती के हाथ में वीणा है, हमारा ध्यान ही सरस्वती की तरफ चला जाता है। यहाँ वीणा पाणी, वीणा को हाथ में लिए हुए नहीं देखते हैं, यहाँ सीधे हम सरस्वती का ध्यान करते हैं। ऐसे तो सामान्य अर्थ में वीणा और पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी। लेकिन हम विशेष अर्थ में देखते हैं तो हम वीणा पाणी नहीं वहां पर ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान वीणा पाणी पर नहीं जाता, हमारा ध्यान चला जाता है सरस्वती पर। नीलकंठ, नीलकंठ तो एक पक्षी भी है,
लेकिन जब ही हम नीलकंठ शब्द का प्रयोग करते हैं, नीला कंठ वाला जो भी होगा वो सभी नीलकंठ कहलाएंगे। जिसका कंठ नीला हो वो नीलकंठ होगा। लेकिन जब हम इसका नीलकंठ शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस समय हम नीलकंठ को नहीं देखते हैं, नीले कंठ वाले को नहीं देखते हैं, हम सीधे शंकर जी का ध्यान करते हैं। इसीलिए ये जो शब्द है यानी विशेष अर्थ पर चला जाता है। इसीलिए एक और शब्द ले सकते हैं, पंकज। ये पंकज जो शब्द है यह भी इसी में आता है। कैसे? तो पंख में जो जन्मा हो, पंख कीचड़ में जो भी चीज जन्म ले वो सभी को पंकज कहते हैं। लेकिन क्या कीचड़ में तो हर एक तरह के फूल जन्म लेते हैं, हर एक तरह के पौधे जन्म लेते हैं, तो क्या सभी को हम पंकज कहेंगे? तो हाँ, सभी को हम पंकज कहेंगे, क्योंकि जिसमें जो भी पंख उसमें से जन्म लेने वाला हो उस सभी को पंकज ही कहेंगे, क्योंकि पंख से जन्मा हुआ वो कीड़ा भी होगा ना तो भी हम उसे पंकज कहेंगे। लेकिन जैसे हम पंकज कहते हैं हमारा ध्यान कमल के फूल की तरफ चला जाता है, उस कमल की तरफ चला जाता है और विशेष अर्थ आता है, यानी कमल पर ध्यान जाता है। यानी कमल हम विशेष ध्यान किए ना, होना चाहिए था पंकज, यानी कुछ भी एक घास भी जमा हुआ है उसमें कीचड़ में तो उसको भी हम पंकज कहेंगे, क्योंकि स्पष्ट है पंख में जन्मा हुआ, तो पंख में जो भी जन्म लेगा सब कोई। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? क्या सब चीज पर जाता है? घास पर जाता है? नहीं जाता। उसमें उत्पन्न होने वाले कीड़े पर हमारा ध्यान जाता है? नहीं जाता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कमल पे जाता है। इसीलिए ये जब विशेष ध्यान दिलाने का काम जो शब्द करने लगे वही शब्द कहलाता है योग रूढ़। ध्यान देंगे, योग रूढ़ शब्द में विशेष अर्थ होता है और विशेष अर्थ होने के कारण ही ये। अब हम आप लोग को चाहेंगे कि एक नोट कर लें, खास करके आप लिख लेंगे और इस पूरी परिभाषा के साथ इसे अवश्य आप अपनी कॉपी पर अंकित करेंगे। ध्यान देंगे। वो आप लिखेंगे ऐसे, ध्यान दे, जैसे आप लोग लिखते हैं नोट, हमने विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऐसा कर दिया है। ध्यान दें, क्या ध्यान दें? पहली बात, योग रूढ़ यौगिक यौगिक हो सकता है, हो सकता है, परंतु यौगिक योग रूढ़ नहीं होता। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा, ध्यान देंगे। इसके लिए आपको उदाहरण ये आएगा, ये क्या है? वर्ग है और ये क्या है? आयत है। ध्यान देंगे, वर्ग ये हो सकता है, परंतु ये नहीं होता है। ध्यान देंगे,
ये इधर जा सकता है, लेकिन ये इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें जो जो बात खोजता है, जो भी बात इसे चाहिए, वो सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करता है। 90 डिग्री का कोण चाहिए है, सभी इसके आमने सामने की भुजा बराबर चाहिए है, लेकिन यदि हम इसमें इसे लाना चाहेंगे तो इसमें एक बात पूरा करता है, क्या कि कोण तो सबके बराबर हैं, परंतु सारी भुजाएं इसकी बराबर नहीं है। अतः ये तो हो सकता है, लेकिन यह नहीं, यानी आयत वर्ग नहीं होता। वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। यही सिद्धांत यहां पर इसका है, यानी योग रूढ़ यौगिक हो जाता है, लेकिन यौगिक योग रूढ़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिभाषा खोजता है विशेष अर्थ, और विशेष अर्थ नहीं देता है तो नहीं होगा, और यदि विशेष अर्थ देगा तब तो कोई बात ही नहीं, यानी विशेष अर्थ देने पर। दूसरा नोट इसमें और कर लेंगे, आप देख सकते हैं पाठ उदाहरण जैसा हमने यौगिक और योग रूढ़ में दिया है, उस उदाहरण से आप मिला करके देख ले सकते हैं कि ऐसा संभव है कि नहीं है। जैसे पाठशाला को लिए थे उस समय पाठशाला का मतलब सिर्फ पाठशाला ही था, वो नहीं था, इसलिए हम उसका उदाहरण आपको दे चुके हैं, आप ध्यान देंगे। अगला नोट आप ध्यान देंगे, इसे भी आप लिख लेंगे कि यौगिक शब्दों यौगिक शब्दों का निर्माण उपसर्ग एवं प्रत्यय के संयोग से भी होता है। जैसे उपजोर योग, उपयोग, विज्ञान जोर एक, इस तरह से ये उपसर्ग है, सर्ग, और ये यहां पर प्रत्यय है, और इस तरह इनसे भी निर्माण होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। आगे हम इसमें विस्तार से और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।